का जो हमारा टॉपिक है वो है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की जो बेसिक डेफिनेशन ये है कि वो इरिवर्सिबल होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज। इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज में क्या होता है कि डिक्रीज एयर फ्लो होता है विच बेसिकली अकर्स बिकॉज ऑफ द एयरवे और पैरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन के नतीजे में। मतलब जो एयरवे के जो पैरेन्काइमल टिश्यू जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। जो पैरेन्काइमा होती है टिश्यूज़ लंग की उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, जिसके नतीजे में एयर फ्लो जो होता है ना लंग्स के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसके रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए COPD में तो सबसे पहले टबैको आता है। टबैको इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। स्मोकिंग जो होती है सबसे बड़ी कॉज होती है COPD के पास। अगर आपके पास एक पेशेंट आ रहा है जो एटलीस्ट 10 पैक ईयर्स से ज़्यादा 10 पैक ईयर्स कम अज़ कम उसकी हिस्ट्री हो तो उसमें COPD का चांस सबसे ज़्यादा होगा। दूसरी बात की जाए तो लो बर्थ वेट। अगर बच्चे का लो बर्थ वेट होगा तो वो भी COPD का इंक्रीज एग्रीवेटिंग कॉज हो सकता है एज ए कॉम्प्लिकेशन के नतीजे में। तीसरी कॉज क्या होती है लंग ओवरग्रोथ। कुछ ऐसे डिजीज़ेस होते हैं जिसमें लंग की ओवरग्रोथ होती है, उसमें भी COPD कॉज हो सकता है। चौथी इन्फेक्शन रिस्क फैक्टर्स होते हैं। और फिफ्थ में आप जेनेटिक्स में इलास्टेज फॉर एग्जांपल अगर इलास्टेज की प्रोडक्शन बढ़ जाए इन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में तो हमारे पास कंप्लाइंस कम हो जाती है और COPD का वो एक मेजर कॉज हो सकता है डिस्फंक्शन ऑफ वॉल्स करवाने के नतीजे में। ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, रिस्क फैक्टर है। फॉर एग्जांपल कोल और कैडमियम माइनिंग में, और लंग हाइपर रिएक्टिविटी हो गया, और आप कैनबिस स्मोकिंग हो गया, इसमें क्रॉनिक एस्थमा हो गया, ये भी COPD के रिस्क फैक्टर्स में बात की जा सकते हैं। COPD के अगर आप टाइप्स की बात करें तो 2 मेजर टाइप्स हैं, एक है एम्फाइजाइमा और एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइजाइमा की बात की जाए तो इसमें एयर स्पेसेस जो होती हैं इनलार्ज हो जाती हैं, डिस्ट्रक्शन तो वॉल होती है और एयरवेज आप देख सकते हैं कि जी एल्वोलाई जो है वो बेसिकली इनलार्ज हो गया है, उसकी जो नॉर्मल आप कहने सरफेस एरिया वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द एयर सैक्स। इसकी 2 टाइप्स होती हैं फर्दर एम्फिजीमा की। सेंट्री एसनर होती है जो अपर लोब से मोस्टली होती है और कॉज करती है बिकॉज ऑफ द इसका जो कॉज होता है सेंट्री एसनर का वो मोस्टली स्मोकर्स में होता है। और जो पैन एसनर जो होता है वो मोस्टली लो लोब्स में होता है, एसोसिएटेड होता है विद अल्फा-1 ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, उनमें ज़्यादा ये पाया जाता है पैन एसनर जो लो लोब्स में होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात की जाए तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट जब भी होगा उसमें क्रॉनिक कफ होगी, प्रोडक्टिव कफ होगी विद स्पूटम होगा, और जो स्पूटम ये क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ विद स्पूटम की जो हिस्ट्री होगी वो एटलीस्ट 3 मंथ्स की होगी इन लास्ट 2 ईयर्स। मतलब अगर पेशेंट आपके पास आया है तो वो कहेगा कि जी मैं 3 महीने से खांसी की हिस्ट्री है, खांसी के साथ बलगम की हिस्ट्री है, और ये 3 महीने से ज़्यादा या 3 महीने एटलीस्ट, और लास्ट 2-3 सालों से ये ऐसा हो रहा है, तो उसे आप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहेंगे। अब हम बात करते हैं COPD के सिम्टम्स की। तो COPD के सिम्टम्स में बेसिकली जो जनरल सिम्टम्स होते हैं उसमें आता है कि 40 प्लस बंदा होगा, 40 प्लस ईयर पेशेंट होगा, क्रॉनिक कफ होगी विद प्रोडक्टिव कफ होगी, स्पूटम होगी, एक्सर्शनल डिस्निया होगा कि ब्रेथलेसनेस जो होगी इंक्रीज़ करेगी विद एक्सरसाइज, वेट लॉस होगा, वेट लॉस के अलावा हाइपोक्सीमिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी लंग्स में। अब बिकॉज ऑफ दिस लंग्स हैव टू वर्क हार्डर, लंग्स जो हैं ज़्यादा जोर लगाएंगे, मसल्स ज़्यादा यूज़ होंगे, तो क्या होगा कि जी ज़्यादा कैलोरी लॉस होगी, एपेटाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और इस हद तक कैकेक्सिया भी हो सकता है जो मतलब मसल वेस्टिंग होती है। और एक और बात देखती है आपने कि हाई ग्रेड फीवर नहीं होगा इसमें, और ड्राई कफ होगी। साइंस की बात की जाए तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पर्टिकुलरली एम्फिजीमा में जो होता है ना ज़्यादा इनलार्ज होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, और जिसमें एयरवेज जो होते हैं एयर वॉल्स की डिस्फंक्शन होती है। ब्रेथ साउंड्स की बात की जाए तो नॉर्मल जो ब्रेथ साउंड्स होती हैं वेस्टिकल ब्रीदिंग्स वो कम हो जाएंगी, और बिकॉज ऑफ इनलार्ज लंग्स स्पेसिस में हाइपर रेजोनेंट प्रिकशन नोट होगा। जब आप प्रिकशन करेंगे चेस्ट की तो उसमें हाइपर रेजोनेंट होगा बिकॉज लंग स्पेसिस की इनलार्जमेंट होगी, रोंकाई होगी और वीजिंग होगी
ऑन एक्सपायरेटरी फेस। ब्रोंकाइटिस बेसिकली क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस जब प्रोड्यूस होती है जब थिकनिंग ऑफ वॉल्स होती है, एयरवेज होती है, जो पर्टिकुलरली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में सी होती है बिकॉज ऑफ द म्यूकस। और उसमें क्या होता है कि जी आपकी एयरवेज में जो म्यूकस वॉल्स होती हैं, जो म्यूकस सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं, वो थिकन्ड और इनलार्ज हो जाते हैं, जिसके नतीजे में ये वीजिंग और ब्रोंकाई की आवाज़ें आती हैं। और एक्सपायरेटरी फेस में जब आप हवा निकालने की जब वो कोशिश करता है तो एयरवेज तो नैरोड होते हैं, तो ज़्यादा ज़ोर लगता है और वो वीजिंग अब की आवाज़ें आती हैं, ब्रोंकाई की आवाज़ें आती हैं। तो इसकी फ़िलॉसफी होती है म्यूकस ग्लैंड्स और गॉबलेट सेल्स की हाइपरप्लेसिया थिकन्ड वॉल की वजह से ये ब्रोंकाइटिस होती है। अब हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजीमा के जो स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं ना सीओपीडी में, वो क्या होता है। पिंक पफर्स और ब्लू ब्लोटर्स। पिंक पफर्स जो होते हैं ना वो ज़्यादातर एम्फाइजीमा में सीन होते हैं। एम्फाइजीमा में क्या होता है कि पेशेंट की जो वॉल्स होती हैं वो डिस्फंक्शनल होती हैं और एयरवेज इनलार्ज हो जाते हैं। एयरवेज इनलार्ज होने के नतीजे में क्या होता है कि उसको ज़्यादा ऑक्सीजन इनसाइड लेनी पड़ती है और वो हाइपर वेंटिलेट करता है, मतलब वो छोटी छोटी सांसें लेते हैं और बहुत ज़्यादा उसका रेस्पिरेटरी रेट हाई होता है। मतलब वो ज़्यादा सांसें लेगा, गहरी सांसें नहीं लेगा और छोटी छोटी सांसें लेगा, क्योंकि उसके लंग्स में इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो ज़्यादा गहरी सांसें ले सके, तो वो हाइपर वेंटिलेट करेगा, जिसके नतीजे में पिंक कलर होगा। ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है ना वो तकरीबन नॉर्मल ही होगा यूजुअली, और इसके नतीजे में क्योंकि वो छोटी छोटी सांसें लेता है और बहुत ज़्यादा सांसें लेता है, इसके नतीजे में उसके एक्सेसरी मसल्स भी इन्वॉल्व होंगे और उसकी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म, उसका जो आपके मसल्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होंगे, जिसके नतीजे में वो उसका वेट लॉस होगा और वो यूजुअली थिन होगा, कैकेक्सिया होगा। टेकिपनिया जैसे सिम्टम्स हम बता रहे हैं कि वो हाइपर वेंटिलेट करेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 नॉर्मल होगा या डिक्रीज स्लाइटली हो सकता है, यूज़ ऑफ एक्सेसिव मसल होता है और डिस्निया होता है। अब बात करते हैं ब्लू ब्लोटर्स की। ब्लू ब्लोटर्स जो होता है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में सीन होता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की वॉल्स जो है लंग्स की, जो एयरवेज थिकन हुए हैं, बट आप कह रहे हैं कि जो एयर स्पेसेस हैं वो उसकी वॉल्स की डिस्फंक्शन नहीं हुई, तो वो गहरी सांसें ले तो सकता है, बट उसे हवा जो है लंग से निकालने में, बाहर निकालने में दुश्वारी पैदा होती है, जिसके नतीजे में एक्सपायरेटरी फेस जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है हवा निकालने में। तो क्या होता है कि उसकी जो है ना वो वीजिंग होगी, आवाज़ आएगी ऑन द वीजिंग और ब्रोंकाई की आवाज़ आएगी ऑन द एक्सपायरेटरी फेस। और अपार्ट फ्रॉम दैट वो ओवरवेट होगा, उसका मेटाबॉलिज्म्स एक्सेसिव मसल्स यूज़ नहीं होंगे, उसका ओवरवेट होगा बिकॉज ऑफ पार्टली एडीमा की वजह से भी आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी होगी, वो सही तरह से हवा लंग से बाहर नहीं निकाल सकता, तो ऑक्सीजन की हाइपोऑक्सीमिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके नतीजे में जब किडनी से ऑक्सीजन सही नहीं मिलेगी तो किडनी ज़्यादा सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन करवाएगा। किडनी जब सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन ज़्यादा करवाएगा तो वो जिस्म सूज जाएगा, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसी वक्त क्या होगा कि जी हमारे पास साइनोसिस भी हो जाएगा। साइनोसिस होगा तो क्या होगा कि लिप्स जो होंगे ना उसके ब्लू हो जाएंगे, और हाइपर कैप्निया भी हो सकता है कि CO2 की जो है ना कंसनट्रेशन इन द बॉडी जो है ना वो इनलार्ज होगी, पार्शियल प्रेशर जो CO2 ज़्यादा होगा। अब बॉडी रिएक्ट कैसे करेगी इसको, मतलब जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो बॉडी इसको कैसे रिएक्ट करेगी, वो बनाएगी ज़्यादा आरबीसीज बनाएगी, तो पोलीसाइथीमिया, सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया जो है ना वो हो सकता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं जो होंगे वो उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होगी, कम होगी, क्योंकि जो है ना उससे ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा उसमें होता है। तो आप ब्लू ब्लोटर्स और पिंक पफर्स की ये थोड़ी सी आपको। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ COPD की। डायग्नोसिस ऑफ COPD में सबसे पहले आपने पल्मरी फंक्शन टेस्ट करवाना है। पल्मरी फंक्शन टेस्ट हम कैसे करते हैं, स्पायरोमीट्री के थ्रू करते हैं। उसमें FEV1 और FVC रेशियो जो होता है डिक्रीज़ होता है यूजुअली। उसके अलावा हम एक्सरे करवाएंगे। जब एक्सरे करवाएंगे तो हमारे पास इन्फ्लेटेड लंग आएगा, लंग जो होगा वो इनलार्ज्ड होगा, पर्टिकुलरली इन एम्फाइजीमा। डायफ्राम जो होगा वो फ्लैटेंड होगा, और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पर्टिकुलरली एम्फाइजीमा में सबसे ज़्यादा इनलार्ज्ड होगा।
CBC जब हम करवाएंगे तो हेमाटोक्रिट ज़्यादा होगा, जो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया को शो करता है, पर्टिकुलरली नेक्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ECG करवाएंगे तो राइट और लेफ्ट आर्ट्रियल हाइपरट्रोफी होगी। और पल्स ऑक्सीमीटर चेक करेंगे तो जी जो ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो कम हो सकती है। इसके अलावा हम जो है नेगेटिव मीथाकोलिन टेस्ट जो है वो मीथाकोलिन टेस्ट होगा वो नेगेटिव होगा एज़ कम्पेयर टू एस्थमा, जिसमें जो मीथाकोलिन टेस्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये इससे डायग्नोसिस कर सकते हैं आप। लास्टली हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हम COPD में रिड्यूस एक्सपोजर कर देंगे। जो टॉक्सिन जिससे ज़्यादा फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, टबैको है, उसको हम रिड्यूस कर देंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट करेंगे वो होगी ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स में हम एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे, जिसमें शॉर्ट एक्टिंग इप्राट्रोपियम आ जाती है, लॉन्ग एक्टिंग में टायोट्रोपियम आ जाती है। शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट देंगे। तीसरी चीज़ में क्या होगा कि हम इनहेल्ड स्टीरॉयड दे सकते हैं, अकेले भी दे सकते हैं, बट लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट के साथ मिला के भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं, बट ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऑस्टियोपोरोसिस करा सकता है, तो हम विटामिन D भी सप्लीमेंट्स लिख के देने पड़ेंगे कैल्शियम के साथ। इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स में हम एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी कर सकते हैं। और लास्टली सबसे लास्ट में अगर इमरजेंसी केस हो, एक्यूट एक्सेसिबेशन हो COPD की, तो हम पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन या लंग ट्रांसप्लांट एक लास्ट आपका ट्रीटमेंट होगी। थैंक यू।